अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एलिंग शिक्षा द्वार यूट्यूब चैनल, जिसमें हम लोग अब कर रहे हैं कलाम सीरीज को। कलाम सीरीज के अंदर अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आज कलाम सीरीज के अंदर जो हमने एंट्रेंस टारगेट किया है वो है एमयू का 11 एंट्रेंस साइंस वाला जो पोर्शन है, उसके अंदर जो फिजिक्स वाला टॉपिक है, फिजिक्स का जो पोर्शन है उसके सॉल्यूशन 2022-23 के पेपर के आज हम लेके आए हैं आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और आखिर तक वीडियो सारे सॉल्यूशंस को देखने के लिए, डिटेल्ड सॉल्यूशन को देखने के लिए आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कलाम बैच अनाउंस हो चुका है 11 एंट्रेंस के लिए। आप लोग जाके एलिंग शिक्षा द्वार के प्ले स्टोर पे एलिंग शिक्षा द्वार ऐप को डाउनलोड कीजिए, उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और कलाम बैच को परचेज कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ 11 एंट्रेंस फॉर बोथ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। अब आप जैसे आप लोगों को पता है कलाम बैच के अंदर जो है लाइव बैच हुआ, जो मैथमेटिक्स फिजिक्स वाली पोर्शन है, ये जो दोनों पोर्शन जो कि मैं कवर करूंगा, ये दोनों लाइव बैच होंगे। अब इसके अंदर आप लोगों को पता है साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, जीके भी है और इंडो इस्लामिक भी है, तो सारे अपनी अपनी रेस्पेक्टिव फैकल्टीज को कवर करेंगी। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ये हमारे पिछले कुछ साल के सिलेक्शंस हैं बीएड के। इससे पहले एलिंग शिक्षा द्वार पे बीएड के कोचिंग हुआ करती थी। रिसेंटली हम लोग एंटर कर रहे हैं 11 एंट्रेंस में, एक्सपर्टीज लेके उनकी 11 एंट्रेंस की। तो पिछले साल का जो बीएड के सिलेक्शन है, लास्ट ईयर की रिसेंट सिलेक्शन जो है वो आप देख सकते हैं इस पे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी। तो क्या दे रखा है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है। कौन सा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ठीक, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू पार्टिकल्स ए एंड बी। दो पार्टिकल्स है, स्ट्रेट लाइंस। कैसे हैं? स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद टाइम एक्सिस। एक टाइम एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, टाइम एक्सिस के साथ 30 डिग्री। ठीक, एंड 30 डिग्री टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। और दूसरा जो है डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ 30 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के साथ 30 डिग्री है। ठीक, रेस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ द टू पार्टिकल। तो वेलोसिटी पूछी है, रेशियो पूछा है वेलोसिटी का, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ बी का रेशियो पूछा है। ये वाला जो है विद टाइम एक्सिस वो है ए का, और विद डिस्प्लेसमेंट एक्सिस वो है बी का। अब आप लोगों को पता होगा, वेलोसिटीज पूछी है, आप लोगों को पता होगा कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है बच्चों? गिव्स वेलोसिटी। क्या देता है बच्चों? वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है? वेलोसिटी देता है। आइए दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। मतलब वेलोसिटी अगर हमें ए की निकालनी है तो स्लोप निकालना पड़ेगा किसका? ए का, स्लोप ऑफ ए। अब हम जानते हैं स्लोप कैसे निकालते हैं, टेन थीटा। ठीक, अभी थीटा ले जाता है, ये थीटा की वैल्यू लेनी होती है, हमें लेनी होती है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस कौन सी है? हमारी टाइम की जो एक्सिस है। तो ए का एंगल कितना है? 30 डिग्री। टाइम की एक्सिस के साथ कितना है? 30 डिग्री। तो ये वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी? 1/√3। 10 30 की वैल्यू कितनी? 1/√3। सेम इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ बी निकालेंगे हम। कैसे? स्लोप ऑफ बी का स्लोप कैलकुलेट कर लें। सेम वही स्लोप कैसे निकालेंगे? टेन थीटा की मदद से। अब इसमें जो थीटा लेना पड़ेगा हमें बच्चों, अब आप देख सकते हैं बी का जो एंगल है वो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से 30 डिग्री है। हमें एंगल कहां से देखना है? हमें एंगल कहां से देखना है? टाइम एक्सिस से देखना है। अगर हमें टाइम एक्सिस से एंगल देखना है, अब हमें पता है कि टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इधर से 30 डिग्री हो गया, तो ये एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना हो गया? 60 डिग्री। 90 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री। 10 60 डिग्री की वैल्यू √3। चलिए अब रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। तो रेशियो इधर लिख लेता हूं, VA अपॉन VB इज इक्वल टू ए की VA कितना है? 1/√3। ठीक, और 10 60 VB कितना है? √3। ठीक, तो हो जाएगा 1/√3 इंटू 1/√3 विच इज इक्वल टू 1/3। तो रेशियो क्या हो गया?
ऑप्शन बी 1/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बस इतना सा था इसमें कि जो हमारा स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वो हमें क्या देता है बच्चों, वेलोसिटी देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है हमें एक्सीलरेशन देता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस कितना है, आर। एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है आर। ठीक, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर क्वार्टर ऑफ अ सर्किल, क्वार्टर सर्किल वुड बी। क्वार्टर सर्किल चलने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब डिस्प्लेसमेंट हम क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दी 2 पॉइंट्स। अब ये चला कितना है, क्वार्टर सर्किल चला है, मतलब क्वार्टर सर्किल मतलब क्वार्टर का मतलब होता है बच्चों 1/4। क्वार्टर का मतलब 1/4। मान लीजिए उसने यहां से शुरू किया तो ये 1/4 क्वार्टर कहां चलेगा, यहां तक। इतना डिस्टेंस से कवर करेगा तो ये क्वार्टर सर्किल को कवर करेगा। ठीक, अब हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट निकालना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बन गया शॉर्टेस्ट पाथ। अब क्वार्टर सर्किल हमें पता है कि एंगल कितना बनाता है सेंटर पे, 90 डिग्री का, तो ये एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। ठीक, ये रेडियस आर और ये भी रेडियस आर। तो अगर मैं इसे मैक्सिमाइज करूं, जूम करूं, तो ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा एस, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर। अब हम इस एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस थ्योरम की इस्तेमाल करके इस एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एस जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज के बराबर। और हाइपोटेन्यूज हम जानते हैं, हाइपोटेन्यूज हम जानते हैं कैसे, अंडर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू आर, विच का उसका स्क्वायर आर स्क्वायर, बेस भी यहाँ पे कितना है आर, उसका स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक, आर स्क्वायर कितने हुए, 2r स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक, आर बाहर आया, अंडर रूट 2 बाहर रह गया, तो आर अंडर रूट 2 क्या हो गया हमारा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आर अंडर रूट 2 अंडर, यहाँ आर बेस हो गया। ठीक, आर अंडर रूट 2 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सीधे सीधे डिस्प्लेसमेंट निकालना था। डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट्स के, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट पूछा है उनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ जो होगा, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। वो हमने कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 balls of mass 50 ग्राम एंड 20 ग्राम। 2 बॉल हैं जिनका मास कितना है, 50 ग्राम एंड 20 ग्राम। तो M1 है 50 ग्राम और M2 है 20 ग्राम। ठीक, ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद स्पीड्स 8 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। और उनकी स्पीड M1 की है U1 कितनी, 8 मीटर पर सेकेंड एंड U2 है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, रिस्पेक्टिवली कोलाइड्स एंड स्टार्ट मूविंग अपोजिट टू ईच अदर विद द कॉमन स्पीड। कोलाइड करती है, एक दूसरे के साथ टकराती हैं और एक फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती हैं। और दोनों की मूव करने के बाद, कोलिजन के बाद जो स्पीड होती है V1, वो भी दोनों की सेम होती है। मतलब V1 जो है V2 के बराबर होती है। हम कह देते हैं कि दोनों कितनी है, V1 जो है V2 के बराबर है, ऐसे लिख लीजिए चाहे तो। V1 जो है आफ्टर कोलिजन V2 के बराबर है दोनों की स्पीड, विच इज इक्वल टू B कह लेते हैं हम लोग। तो डिस्टेंस बिटवीन द बॉल्स आफ्टर 3 सेकेंड। अब पूछ रहा है कि टाइम 3 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद, कितने सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। तो ये सवाल कैसे होगा बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कोलिजन के जो सवाल होते हैं वो किससे होते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, आप देख सकते हैं, पिक्चर लगा रखी है मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि जब भी पहले एक बॉल थी M1, ठीक, पहले एक बॉल थी M1 और दूसरी बॉल थी M2, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही थी, दोनों में क्या हुआ, कोलिजन हुआ। कोलिजन के बाद दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों पहले टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ थी। कोलिजन के बाद एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन मूव करने, M1 इस तरफ आने लगी, M2 उस तरफ जाने लगी। अब M1 जो है उसकी इनिशियल स्पीड U1, M2 की इनिशियल स्पीड U2। तो M1 का इनिशियल मोमेंटम कितना, M1 U1, इसका कितना M2 U2। आफ्टर कोलिजन
ये इस तरफ आने लगी तो इसका मोमेंटम कितना m1 v1 और उसका कितना m2 v2। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें क्या कहता है कि इनिशियल जो मोमेंटम था दोनों का वो जो है बराबर होगा फाइनल मोमेंटम के दोनों के। ठीक, तो कंजर्व कर दिया हमने मोमेंटम को, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक, तो वही लिखेंगे हम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब हमारे केस में जो दोनों की स्पीड है आफ्टर कोलिजन वो सेम है, दोनों की स्पीड सेम है, तो v1 और v2 किसके बराबर है, v के, m1 v प्लस m2 v। तो यहां से हम लिख सकते हैं m1 प्लस m2 इंटू v इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2 और m1 u1 प्लस m2 u2। चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट कर रख लेते हैं हम। m1 की वैल्यू कितनी है 50 ग्राम, u1 की वैल्यू है 8 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 की वैल्यू, m2 कितना है 20 ग्राम और u2 की वैल्यू 5 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, m1 50 प्लस m2 20 इंटू v। ये हुआ 400, ये हुआ 100 इज इक्वल टू 70v। 500 ओवर 70 इज इक्वल टू v। 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 50/7 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू v। तो वेलोसिटी कितनी आ गई आफ्टर कोलिजन, दोनों की वेलोसिटी जो सेम स्पीड है वो कितनी है 50/7। जब वेलोसिटी आ गई 50/7 मीटर पर सेकेंड, तो हमसे पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है दोनों का कोलिजन के बाद में डिस्टेंस। अब आप विजुलाइज कीजिए, कोलिजन के बाद में मान लीजिए यहां टकराई सेंटर पे, कोलिजन के बाद में ये इस तरफ मूव करी, ये इस तरफ मूव करी, तो ये इसकी भी स्पीड 50/7 है, इसकी भी स्पीड 50/7 है। ठीक, तो इसने जो जितना डिस्टेंस कवर किया होगा इन टाइम 3 सेकंड, सेम डिस्टेंस इसने कवर किया होगा, तो हम एक का डिस्टेंस निकाल लें और उसको डबल कर दें तो दोनों के बीच में हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। चलिए वही करते हैं। तो s कितना, जो हमें s निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, वो किसके बराबर होगा, स्पीड हमें दे रखी है 50/7, टाइम कितना, आफ्टर टाइम कितना पूछा है 3 सेकंड। ठीक, ये तो एक बॉल कवर करेगी, दो बॉलों के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डबल इसका। ठीक, तो कितना हो गया 50 to the 100 300/7 मीटर। ठीक, तो यहां से 7 4 the 28 और 7 2 the 14 42.8 मीटर इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आप देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन 42.8 नहीं है, लेकिन क्लोजेस्ट है आंसर कौन सा है 40 मीटर है, तो या तो ऑप्शन जो दिया होगा वो 40 दिया होगा या फिर ये क्वेश्चन जो है ओमिट हुआ होगा, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन आंसर में, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, और इस तरीके के सवाल फर्दर अगर फ्यूचर में आते हैं तो वो कैसे सॉल्व होंगे वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। मोटिव हमारा वही है कि जो सवाल है आए हुए हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या है, उनको सॉल्व कैसे करना है, उनको अप्रोच कैसे करना है, वो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 100 किलो, कितना मास है 100 किलोग्राम, इज एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो u दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड और v दे रखा है 8 मीटर पर सेकेंड। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट इज, तो ऑब्जेक्ट 5 मीटर टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 6 सेकेंड, टाइम भी दे रखा है 6 सेकेंड। ठीक, तो फोर्स पूछ रहा है कितना लगा ऑब्जेक्ट पे इस दौरान, तो फोर्स हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, जितना टाइम लगा इस मोमेंटम को चेंज करने के लिए। अब मोमेंटम कैसे निकालते हैं, mv, p इज इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकलेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम t।
m कॉमन v माइनस u ओवर t। m की वैल्यू अब मास देख लीजिए कितना है 100 kg। अब वैल्यू पुट कर दीजिए 100 v। फाइनल स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, डिवाइड बाई टाइम कितना लगा 6 सेकेंड। तो 100 इंटू 8 माइनस 5 कितना हुआ बच्चों 3/6। 3 × 3, 3 × 6 और 2 × 50 = 100। तो फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों 50 न्यूटन। 50 न्यूटन विल बी द करेक्ट आंसर। 50 न्यूटन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्स को हम निकालते हैं। एक तो आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फोर्स का, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, या फिर हम यहां से भी निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 5 ये उधर का है, is orbiting the earth at a height 5 r above the surface of the earth। एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कौन सी होती है बच्चों, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती हैं जिनकी टाइम पीरियड, वो सैटेलाइट जिनका टाइम पीरियड अर्थ के टाइम पीरियड के बराबर होता है। अब हमें पता है अर्थ का टाइम पीरियड कितना होता है ऑर्बिट का, एक कितना होता है बच्चों 24 आवर्स। एक कंप्लीट ऑर्बिट रिवॉल्यूशन का कितना है 24 आवर्स। ठीक, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो जिसका टाइम पीरियड कितना अर्थ की सैटेलाइट अर्थ के बराबर, और अर्थ का टाइम पीरियड कितना 24 आवर्स। तो एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो कि अर्थ को ऑर्बिट में घूम रही, अर्थ के अराउंड घूम रही है एट अ हाइट 5 r अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस से 5 r ऊपर है। ठीक है, वेयर r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, और r क्या है यहां पे अर्थ का रेडियस है। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट एट अ हाइट ऑफ 2 r, ये पूछ कह रहा है एक और दूसरी सैटेलाइट है जिसकी हाइट कितनी है, वो कितनी हाइट पे है 2 r, कितनी पर है, थोड़ा सा कम करते हैं, एट अ हाइट 2 r, इसकी हाइट कितनी है 2 r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विल बी। तो टाइम पीरियड पूछा है दूसरी वाली सैटेलाइट का 2 r का। आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट को। ये सवाल सॉल्व होगा केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर ने 3 लॉ दिए, केपलर ने 3 लॉ दिए प्लैनेटरी मोशन के। ठीक, लिख रहे हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। पहला लॉ कहता है कि ऑर्बिट कैसी है, इलिप्स फॉर्म में, इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा लॉ है इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। ठीक, और तीसरा लॉ क्या है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, और तीसरा लॉ क्या है टाइम टेकिंग, टी जो है यहाँ पे टाइम है, और ये क्या है ए रेडियस है, रेडियस कितना डिस्टेंस, एक रेडियस कह लीजिए या कह लीजिए आप डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ की सेंटर से डिस्टेंस। मान लीजिए ये यहां जो कोई सैटेलाइट इस ऑर्बिट में है, इसका डिस्टेंस s है और ये रेडियस अर्थ का r है। तो ये जो डिस्टेंस है टोटल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ये जो है हमारा a को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक इसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे s प्लस r। तो ये कहता है, तीसरा लॉ कहता है टाइम का जो स्क्वायर है, टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है डिस्टेंस के फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक, तो तीसरा वाला लॉ का जो है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में लगेगा। आइए देखते हैं। तो हमें पता चला क्या कि टाइम का जो स्क्वायर है वो डिस्टेंस का क्यूब फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। चलिए पहली वाली सैटेलाइट का डिस्टेंस देखते हैं सेंटर ऑफ द अर्थ से। सेंटर ऑफ द अर्थ से पहली वाली सैटेलाइट का डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा r1 इज इक्वल टू सरफेस ऑफ द अर्थ से 5 r ऊपर है, प्लस सेंटर ऑफ द अर्थ से देखना है तो रेडियस और ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 r। इसी तरीके से दूसरी वाली सैटेलाइट का देखें r2, सेंटर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ से 2 r ऊपर है, 2 r ऊपर प्लस रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है r, कितना हो गया बच्चों 3r। कितनी वैल्यू हो गई 3r। ठीक है, अब पहली वाली जो पहली वाली सैटेलाइट है, ये कैसी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। इसका टाइम पीरियड कितना है t1 विच इज इक्वल टू 24
आवर्स। हमें क्या बताना है, दूसरी वाली सैटेलाइट का टाइम पीरियड बताना है, दूसरी वाली सैटेलाइट का क्या बताना है, हमें टाइम पीरियड बताना है। तो हम यहां से निकाल सकते हैं T2 T2 ओवर T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू R2 ओवर R1 का क्यूब। ठीक, यही रिलेशन है, कैप्लस का थर्ड लॉ यही है। ठीक है, T2 ओवर T1 इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू R2 की वैल्यू कितनी है 3R और R1 की वैल्यू कितनी है 6R का क्यूब। R से R कैंसिल, 3 3 3 2 6, तो 1/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू T2 ओवर T1 का स्क्वायर। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, T2 ओवर T1 इज इक्वल टू 1/2 1/2 3 ओवर 2 3 ओवर 2। ठीक, तो 1 की पावर 3 ओवर 2 तो 1 हो जाएगा, और 2 की पावर 3 ओवर 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2√2 इज इक्वल टू T2। अब T1 की वैल्यू पुट कर लिए 24 आवर्स। ठीक है, तो यहां से T2 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कितना 1/2√2 और 24 को लिखा जा सकता है 12 इंटू √2 इंटू √2। √2 से एक √2 कैंसिल, 2 6 12, तो आंसर कितना आ गया 6√2 आवर्स। कितने बच्चे, 6√2 आवर्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। केप्लर्स लॉ लगाया हमने, केप्लर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन का तीसरा लॉ लगाया, क्या कि टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक, तो हमने दोनों का रेशियो लगा के, रेशियो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेशियो था, हमने जो है स्क्वायर को क्यूब के बराबर किया और वैल्यूज पुट करी और आंसर निकाल लिया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी, कैपिटल G एंड R is given by where G is equal to acceleration due to gravity, capital G is equal to gravitational constant, R is equal to अर्थ रेडियस। ठीक है, तो हमें डेंसिटी बतानी है अर्थ की इन तीनों के टर्म में। हम जानते हैं G is equal to G into M अपॉन R स्क्वायर। ठीक बच्चों, हम जानते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल लॉ से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर। यहां से मास ऑफ द अर्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें डेंसिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, डेंसिटी। डेंसिटी कैसे निकालते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, तो पहले मास कैलकुलेट करते हैं। मास कितना हो जाएगा यहां से, G इंटू आर स्क्वायर ओवर कैपिटल G। मास की वैल्यू आ गई। वॉल्यूम क्या होता है, हमने अर्थ को यहां पे क्या माना, स्फीयर माना एक तकरीबन, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो वॉल्यूम ही आ गई। अब यहां से जो है डेंसिटी के फॉर्मूले में दोनों वैल्यू पुट करेंगे। मास की वैल्यू G इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल G डिवाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 3। इसे सॉल्व किया फर्दर, G इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई G इंटू 3/4 पाई आर क्यूब। कुछ छूटा नहीं, ठीक। आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, यहां एक सिंगल आर बच गया, तो ये हो गया 3 इंटू जी अपॉन 4 पाई G इंटू एक आर। ठीक, तो डेंसिटी कितनी आ गई डेंसिटी किसके बराबर आ गई 3G अपॉन 4 पाई जी आर, 3G अपॉन 4 पाई कैपिटल G आर। ठीक है, मास हमने कैलकुलेट किया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, और वॉल्यूम हमने स्फीयर माना अर्थ को 4/3 पाई आर क्यूब। डेंसिटी निकाल ली मास ओवर वॉल्यूम करके। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
7. The difference in final and initial kinetic energies for a particle of mass 20 ग्राम. मास कितना दे रखा है बच्चों? 20 ग्राम. मास दे रखा है 20 ग्राम. In traveling at a distance of 120 मीटर. डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 120 मीटर. With a constant acceleration of 4.1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड. एक्सीलरेशन दे रखा है 4.1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड. ठीक है. पहली बात पूछा गया हमसे, डिफरेंस पूछा है काइनेटिक एनर्जी का, मतलब हाफ काइनेटिक एनर्जीज का डिफरेंस, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. हाफ एम यू स्क्वायर पूछा है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम कॉमन वी स्क्वायर माइनस नीचे यू स्क्वायर. ठीक. अब m तो हमें दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. अब आप सीधे सीधे सोचिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कौन सा? न्यूटन का इक्वेशन नंबर 3 क्या है? v स्क्वायर माइनस 2u स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस. a भी है हमारे पास और s भी है. 2 a की वैल्यू 4.1, s की वैल्यू 120. कितना हो गया? 240 इंटू 4.1, 240 इंटू 4.1, 042 016 0489 984. ये कितना हो गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 984 यूनिट्स. ठीक. अब हम यहां से जो हमसे पूछा है चेंज इन डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे. हाफ m की जगह कितना रखा? मास कितना दे रखा है? 20 ग्राम. ठीक. आंसर देखो, आंसर जो दिए हुए हैं वो जूल में दिए हुए हैं, मतलब एसआई यूनिट में दिए हुए हैं, तो मास को भी हमें एसआई यूनिट में रखना होगा. 20 ग्राम दिया हुआ है, ग्राम को किलोग्राम में बदला एसआई यूनिट में, तो 1000 से डिवाइड किया इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. कितनी वैल्यू? 984. ठीक है. तो 1 2 अंदर 2. ठीक है. पीछे से 2 के बाद पॉइंट 9.84 जूल जो है डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा 9.84 जूल. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. अ बॉडी वेज 32 न्यूटन इन वाटर. एक बॉडी का वजन कितना है वाटर के अंदर? वेट इन वाटर W. W कितना है? 32 न्यूटन. एंड इट्स रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है 3.5. रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है कितनी? 3.5. वेट ऑफ बॉडी इन एयर के अंदर बॉडी का वेट कितना हुआ ये पूछा है. अब आप लोगों को आप लोगों ने पढ़ा होगा रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू वेट इन एयर डिवाइडेड बाई वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर. वेट इन एयर हमसे पूछा है WA माइनस वेट इन वाटर दिया हुआ है 32 न्यूटन. रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है 3.5. ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो 3.5 इंटू WA माइनस 32 इंटू 3.5. एक सौ 112 इज इक्वल टू WA. तो 3.5 WA माइनस WA इज इक्वल टू 112. 2.5 WA इज इक्वल टू 112. तो WA कितना हो जाएगा बच्चों? 112 डिवाइड बाई 2.5. कैलकुलेट कर लिए कितना आएगा? 2 से डिवाइड करना. 44.8. आंसर कितना आएगा? 44.8 न्यूटन. तो वेट इन एयर कैसे निकालेंगे हम? रिलेटिव डेंसिटी के फॉर्मूले से, विच इज फॉर्मूला क्या है? वेट इन एयर डिवाइड बाई वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर. अगले क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9. द साउंड वेव प्रोड्यूस बाय अ सितार जो साउंड वेव प्रोड्यूस करता है वो कैसी होती है? ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल, बोथ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल, अल्ट्रासोनिक इन नेचर. तो साउंड वेव जो है अल्ट्रासोनिक नहीं होती, ना ही उनका दोनों का नेचर होता. साउंड वेव कैसी होती है बच्चों? साउंड वेव होती है
लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन इसलिए कंफ्यूजन के लिए क्या, साउंड वेव्स हम लोगों को पता है कि लॉन्गिट्यूडनल होती है, नेचर साउंड वेव्स का कैसा होता है, नेचर कैसा होता है उनका, लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन जब हम सितार प्ले करते हैं, जब हम सितार को प्ले करते हैं, तो जब वाइब्रेशन होते हैं स्ट्रिंग में, सितार की जो स्ट्रिंग होती है उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, वो ट्रांसवर्स होते हैं। वाइब्रेशन कैसे होते हैं, वो ट्रांसवर्स होते हैं, लेकिन साउंड वेव जो ट्रेवल करती है वो लॉन्गिट्यूडनल ही करती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, आर, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, उसको काट दिया कितने हिस्सों में, 5 बराबर हिस्सों में। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और फिर इन्हीं पार्ट्स को पैरेलली कनेक्ट कर दिया गया। इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर डैश, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना पैरेलल में लगाने के बाद वो आर डैश है, तो रेशियो पूछा है आर अपॉन आर डैश का। चलिए देखते हैं, हमें पता है कि आर क्या होता है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो हम यहां से देख सकते हैं रेजिस्टिविटी सेम है, ए सेम है, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब क्या किया इन्होंने, आर को, पहले वाले वायर को 5 बराबर हिस्सों में काट दिया, 5 बराबर हिस्सों में काट दिया, तो हर एक हिस्से का R1 जो होगा, R1 इज इक्वल टू R2, R3, R4, R5, वो किसके बराबर होगा, R ओवर 5। 5 बराबर हिस्सों में काटा है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो था पूरे वायर का R वो अपॉन 5, हर एक वायर का कितना हो जाएगा, R अपॉन 5। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन जो है इनको जब सीरीज पैरेलल में लगाया तो किसके बराबर हो गया, R डैश के बराबर। वो कैसे निकलेगा, 1 ओवर R ओवर 5। कॉम्बिनेशन पैरेलल का कैसे निकालते हैं, 1 अपॉन R डैश, वन अपॉन R डैश इज इक्वल टू पहले वाले का 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 ओवर R प्लस 5 ओवर R प्लस 5 ओवर R प्लस 5 ओवर R प्लस 5 ओवर R एलसीएम ऊपर ऐड ऊपर के सब कितना हो जाएगा, 25। तो 1 अपॉन R डैश की वैल्यू कितनी, 25 ओवर R, तो R डैश कितना हो जाएगा, R ओवर 25। चलिए रेशियो पूछा है R ओवर R डैश का, R ओवर R डैश इज इक्वल टू पहले वाले वायर का R ही है, R डैश की वैल्यू कितनी आई, R ओवर 25, ये कटा ये ऊपर गया तो ये हो जाएगा 25। तो R ओवर R डैश की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 25, विच इज ऑप्शन डी। बस सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि लेंथ को, वायर को 5 बराबर हिस्सों में काटा है तो रेजिस्टेंस हर वायर का, हर कटे हुए हिस्से का बराबर होगा। अगर बराबर हिस्से में काटा है और वो कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो 5 बार काट दिया तो R ओवर 5 हो जाएगा। उनको हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाया तो R डैश की कॉम्बिनेशन की वैल्यू आ गई R ओवर 25, रेशियो निकाल दिया विच इज इक्वल टू 25। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। If an electric iron of 1000 watt, पावर दे रखी है 1000 watt is used for 30 minutes, टाइम दे रखा है 30 मिनट्स, एवरी डे, पर डे इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछ रहा है कितनी कंज्यूम होगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो डेज कितने हुए अप्रैल के मंथ में 30, तो टोटल टाइम कितना हो गया 30 मिनट हर दिन के, आर में लिखेंगे तो डिवाइड बाई 60 इंटू 30 डेज, 2 इज इक्वल टू 15, टाइम कितना हो गया 15 आवर्स। अब एनर्जी जो दे रखी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कितनी दे रखी है, किलोवाट में दे रखी है, तो पावर को किलोवाट में बदल लीजिए, कितनी हो जाएगी 1000 किलोवाट। ठीक, 1000 वाट कितने किसके बराबर हो जाएगा, 1 किलोवाट का 1000 से डिवाइड कर दिया, एनर्जी निकाल दीजिए। एनर्जी क्या होता है बच्चों, पावर इंटू टाइम, पावर होगी 1 किलोवाट, टाइम हो गया 15, तो हो जाएगा 15 किलोवाट आवर। ठीक, आंसर ऑप्शन बी, आसान सवाल, डायरेक्टली एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड कैरिंग करंट इज, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है इनसाइड द
लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिनॉइड। हम इसको डिटेल में कलाम बैच, जैसा कि आप लोगों को पता है कलाम बैच अनाउंस हो चुका है। जब कलाम बैच के अंदर इस चैप्टर को, मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर को, मैग्नेट वाले चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए इस सवाल का आंसर देने के लिए, सॉलिनॉइड के अंदर जब भी करंट, सॉलिनॉइड के थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड डेवलप होता है, तो विद इन दी सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि पूरे सॉलिनॉइड के अंदर, इनसाइड द सॉलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो सेम रहता है। चलिए अब देख लेते हैं, इस सेम एट ऑल पॉइंट्स। और हम सेम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिनोट करते हैं बच्चों? पैरेलल लाइन से डिनोट करते हैं। आप देख भी सकते हैं फिगर के अंदर पैरेलल लाइन बनाई गई है। ये डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है बच्चों, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, या ये कह लीजिए कि इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। जीरो नहीं है, डिक्रीज नहीं करता, इंक्रीज नहीं करता, सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ मैग्नेट इज प्लेस्ड इनटू अ कॉइल। ठीक है, सही बात है कि EMF प्रोड्यूस होता है जब भी एक मैग्नेट जो है कॉइल के अंदर प्लंज की जाती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड EMF, जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड बताना है हमें। डज नॉट डिपेंड्स ऑन, किस चीजों पे डिपेंड नहीं करता, किन किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। तो EMF जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन से, इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू d∅/dt। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स ये n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, कॉइल के अंदर जितने नंबर ऑफ टर्न्स है। और d∅/dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज है d∅/dt। चलिए देखते हैं क्या करा। डज नॉट डिपेंड पूछा है, डज नॉट, तो नंबर ऑफ टर्न से डिपेंड करता है, तो इनकरेक्ट ऑप्शन है ये भी। स्पीड विद विच द मैग्नेट इज मूव्ड, अब स्पीड के बारे में, d∅/dt मैग्नेटिक फ्लक्स जो रेट है वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे, ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम मूवमेंट से निकालते हैं, और मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है? स्पीड पे। ठीक, मूवमेंट किस पे डिपेंड करता है? तो डायरेक्टली जो है, डायरेक्टली तो EMF इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा डिपेंड नहीं करता है स्पीड पे, लेकिन जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डिपेंड करता है जिस स्पीड से हम अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स दी कॉइल, मैग्नेट को जिस स्पीड से अप्रोच करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट की कितनी स्ट्रेंथ है इस पर भी डिपेंड करता है, तो ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट। आखिरी ऑप्शन क्या बचा? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता। EMF मटेरियल की रेजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता। EMF नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करता है, स्पीड पे भी, जैसे स्पीड से हम अप्रोच कर रहे हैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ, उस पर भी डिपेंड करता है, मैग्नेट की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है, फाइनली रेजिस्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या? द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसकी वजह से होता है? तो बहुत अच्छे से हम इस चैप्टर को फिर से पढ़ेंगे, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें नेचुरल फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार को पूरा डिस्क्राइब किया गया है एनसीईआरटी में भी, हम भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। किस पे डिपेंड करता है मेनली? इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन किन किन वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह होती है कि हर जगह, यहां से सरफेस ऑफ अर्थ से लेके आसमान तक, स्टार जहां से चमक रहे हैं वहां तक एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम नहीं है, कहीं एयर रेयरर है, कहीं डेंसर है, तो ऑप्टिकल डेंसिटी सेम नहीं है। ठीक, और लाइट की इंटेंसिटी हमें इसी वजह से लगता है कि कम ज्यादा हो रही है। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से होती है? चेंज इन इंटेंसिटी की वजह से भी होती है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होती है, और ऑप्टिकल डेंसिटी भी चेंज होती रहती है एयर की। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार फिनोमेना को हम बहुत अच्छे से आगे इस कलाम बैच के अंदर समझेंगे, जो कि अनाउंस हो चुका है। आप लोग जल्द बजल्द जो है रजिस्ट्रेशन करिए ऐप पर और बैच को परचेज करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉनकेव लेंस, लेंस कैसा है? कॉनकेव लेंस है, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर। अब लेंस कॉनकेव है तो फोकल लेंथ कैसी होगी बच्चों? नेगेटिव। एंड अ कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस है तो इसे F1 कहते थे। कॉन्वेक्स लेंस कितनी है फोकल लेंथ? F2 किसके बराबर? 20 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ कितनी? प्लस
ठीक, इज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक दूसरे से मिलाकर रख दिए तो पावर बतानी है। अब ठीक है, चलिए पावर निकाल लेते हैं। पावर कैसे निकालते हैं? अगर दोनों मिला दी जाए तो पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, एक दूसरे से मिलाकर रख दिए गए तो कैसे P1 प्लस P2। अब पावर निकालते कैसे? P1 निकालने के लिए क्या होता है 1/F1। F1 यहाँ पे किसमें है? मीटर्स में। हमें दिया हुआ किसमें? सेंटीमीटर में दी हुई है। अगर सेंटीमीटर में फॉर्मूला लिखना है तो 100/F1 इन सेंटीमीटर ब्रैकेट में लिख लीजिए। ठीक है, 100 F1 की वैल्यू -25, ये हो जाएगा -4 डायोप्टर। सेम इसी तरीके से P2 निकाल लिया 100, ये भी सेंटीमीटर में, F2 की वैल्यू 20, तो ये हो जाएगा +5 डायोप्टर। ये कितनी होगी वैल्यू? +5 डायोप्टर। तो पावर निकाल ली हमने, पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 की वैल्यू -4 और P2 की वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 1 डायोप्टर। कितना हो गया बच्चों? 1 डायोप्टर। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है? अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली एनी ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर। एक पर्सन है, वो दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता। कितनी दूर के? 50 सेंटीमीटर से दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता फ्रॉम हिज आई। द पावर ऑफ द लेंस, लेंस की पावर बतानी पड़ेगी हमें। लेंस की पावर बतानी पड़ेगी, कितनी चाहिए होगी? टू सी डिस्टेंट स्टार्स क्लियरली, दूर के तारे, तारे देखने के लिए उसे जो है पावर बतानी पड़ेगी हमें कितनी चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का क्या है? तारे हैं। तारे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तारे की डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं? जब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट देखने हैं तो इंफिनिटी। डिस्टेंस कितना मान लिया हमने? u की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? इंफिनिटी। पहली बात तो दूर का ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, तो करेक्शन कौन से लेंस से होगा? कॉनकेव लेंस से। करेक्शन कैसे होगा? कॉनकेव लेंस से। अब करेक्शन में करेंगे क्या हम? 50 सेंटीमीटर तक का वो सही देख सकता है, तो तारों की इमेज हमें 50 सेंटीमीटर पर लाके बनानी है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 50 सेंटीमीटर। लेंस कैसा है? कॉनकेव, तो v की वैल्यू कितनी? -50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर का वो देख सकता है साफ। तो तारे जो इंफिनिटी पे हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो इंफिनिटी पे हैं, वो साफ देख सकता है 50 सेंटीमीटर तक। तो हम 50 सेंटीमीटर पे तारों की इमेज बनाने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। अब इसकी फोकस निकाल लो। फोकस की वैल्यू क्या होती है? फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/u। 1/v की वैल्यू कितनी? -50 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी? इंफिनिटी। अब इंफिनिटी से 1 को डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा ये, तो बच गया क्या? -1/50 इज इक्वल टू 1/f। तो f की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई है? लेंस की कितनी चाहिए? -50 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या है? पावर पूछिए, पावर ऑफ द लेंस, लेंस की पावर पूछिए। तो पावर अभी हमने कैसे देखा, हमने कैसे निकालते हैं? 1/f। f यहाँ पे मीटर में रखते हैं, लेकिन अगर सेंटीमीटर में है तो हम 100/f लिख सकते हैं। तो 100/f की वैल्यू 50 -50 इज इक्वल टू -2 डायोप्टर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, विच इज -2 डायोप्टर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या था कि वो दूर का नहीं देख पा रहा है, 50 सेंटीमीटर तक देख सकता है क्लियरली। तो दूर का हमें दिखाना कौन सा है? उसे तारे दिखाने, हमें उसे तारे दिखाने। तो तारे दिखाने के लिए हमें उसके तारों को 50 सेंटीमीटर पे इमेज बनानी पड़ेगी। उस इमेज को हम कैसे बनाएंगे? कॉनकेव लेंस की मदद से बनाएंगे। उस इमेज को हम बनाएंगे कॉनकेव लेंस की मदद से। तो हमने फोकल लेंथ निकाल ली, कितनी चाहिए होगी लेंस की, और फोकल लेंथ की मदद से पावर के फॉर्मूले से हमने जो है पावर कैलकुलेट कर ली। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विंड पावर ऑफ अ विंडमिल इज। विंड पावर ऑफ अ विंडमिल इज। ठीक है, इस तरीके के सवाल वैसे बहुत कम पूछे जाते हैं। चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी का सवाल है ना, आखिरी चैप्टर फिजिक्स का सोर्सेस ऑफ एनर्जी का सवाल है। उसमें भी न्यूमेरिकल पोर्शन जो है बहुत कम पूछा गया, लेकिन पूछा है तो चलिए बता देते हैं। क्या है? विंड पावर ऑफ अ विंडमिल। विंड की जो पावर होती है, विंडमिल की जो पावर होती है, वो किस पे डिपेंडेंट होती है? तो विंड पावर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है? ½ × ρ × A × VQ। यहां पे रो क्या है? वेयर। रो क्या है? रो किसके बराबर है? डेंसिटी ऑफ एयर। रो किसके बराबर है? डेंसिटी ऑफ एयर। ए क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कवर्ड बाय
ब्लेड्स, जो विंड मिल के ब्लेड्स हैं वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं, उनका वो कितना क्रॉस सेक्शनल एरिया कवर कर रहे हैं, वो ए है। और वी क्या है, विंड वेलोसिटी। वी क्या है, विंड वेलोसिटी कह लो या विंड की स्पीड कह सकते हैं आप। चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। पावर आपको समझ में आ गया, पावर किसके बराबर होती है विंड मिल की, रो हाफ रो ए इंटू वी क्यू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विंड स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्यूब के है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द विंड स्पीड। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला क्या है, रेडियस ऑफ द ब्लेड की रेडियस नहीं है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन कवर्ड बाय ब्लेड्स है, क्यूब ऑफ द विंड स्पीड करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्क्वायर भी करेक्ट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हिंदी मीडियम में सवाल इधर भी दे रखे हैं, हिंदी में भी सवाल दिए हुए, आप लोग इधर से भी देख सकते हैं। चलिए ठीक, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूजिंग फॉलोइंग रिएक्शन अरेंज द एलिमेंट्स ए बी सी। फिजिक्स खत्म हो गई, केमिस्ट्री का सवाल है। ठीक, तो इस पेपर में 2022-23 का जो पेपर है, 2022-23 का जो पेपर है, इसमें 17 क्वेश्चन, 17 ही है ना, हाँ 17 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फिजिक्स के पोर्शन से पूछे गए थे। साइंस के आते हैं 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आते हैं साइंस के, आउट ऑफ विच 17 क्वेश्चन जो है फिजिक्स से पूछे गए थे। ठीक है, हमने बारी बारी हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पूरे तरीके से समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आएंगे। ठीक, अब ये कलाम सीरीज है जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। कलाम सीरीज के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जब ये कलाम सीरीज, आप लोगों को पता है कि कलाम सीरीज के साथ साथ, इस कलाम सीरीज के साथ साथ हमने कलाम बैच को भी अनाउंस कर दिया है। अब ये कलाम बैच किन किन कोर्सेज के लिए है? कलाम बैच इस पर्टिकुलर वीडियो से जो बच्चे 11 एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो कलाम बैच 11 एंट्रेंस साइंस की करना चाहते हैं तो साइंस का परचेज करें, ह्यूमैनिटीज की करना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटीज का परचेज करें। ठीक, साइंस का जो बैच है वो लॉन्च हो चुका है, आप ऐप पे रजिस्ट्रेशन कीजिए और बैच को परचेज कर लीजिए। उसके साथ साथ आप लोग फर्दर डिस्काउंट पा सकते हैं, कूपन कोड सुहेल 10, ये तो मैम का है, कूपन कोड सुहेल 10 को यूज करते हुए SUHAIL 10 सुहेल 10 को यूज करते हुए आप लोग फर्दर 500 रुपीज का डिस्काउंट पा सकते हैं। मैं यहां लिख देता हूं SUHAIL 10। ठीक, इस कूपन कोड को आप यूज करिए बैच परचेज करने से पहले, तो आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। बैच अनाउंस हो चुका है, बैच शुरू होने से पहले अगर आप लेते हैं तो हैवी डिस्काउंट ऑलरेडी 1000 to 1500 रुपीज का है, उसके ऊपर आप 500 रुपीज का और ले सकते हैं बाय यूजिंग कूपन कोड सुहेल 10। अब आप चाहे 11 एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें, 11th ह्यूमैनिटीज की प्रिपरेशन करें, या फिर जामिया बीएड की, एएमई बीएड की, जामिया डीएलएड की, या एएमई इंटीग्रेटेड बीए बीएड बीएससी बीएड, जिसकी भी आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, किसी भी कलाम बैच को आप परचेज कर रहे हैं तो आप बाय यूजिंग कूपन कोड सुहेल 10 फर्दर 500 रुपीज का डिस्काउंट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए होंगे, और फर्दर सॉल्यूशंस को लिए अभी 2023 को हम लोग डाल चुके हैं, 2022 का ये हो गया, फर्दर अभी 2021 का पेपर और आएगा, आप उससे मिस ना करें। उसके लिए ऐप को डाउनलोड करिए पहले, और चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।